यस। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा द लास्ट लेसन पार्ट 2। अब तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था व्हाई द लेसन नेम इज द लास्ट लेसन, क्यों नाम है, राइट। तो आपका लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसे ड्योडे, और हमने देखा था अब तक कि जो है ये कहानी थी एल्सेस और लॉरेन की, जो कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं। और कहानी का जो बैकग्राउंड ये था कि इट वाज टाइम ऑफ फ्रेंको प्रूशियन वार, और वहाँ पे जो है जर्मनी जो है वो, या प्रूशियन, आप प्रूशिया जो है वो कहते हैं कि वो जो है जर्मनी फ्रांस को के दो डिस्ट्रिक्ट को जीत लेता है और उन पे जो है अपने रूल्स इम्पोज करता है। जैसा कि आपको पता है हारने वालों पर जीतने वाले किस तरह से अपने रूल इम्पोज करते हैं। तो वहाँ से ऑर्डर आता है कि स्कूल्स में जो है अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और अब उनको जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो फ्रेंच उस दिन स्कूल जाता है तो देखता है कि स्कूल बड़ा अजीब तरह का है, रोज़ की तरह स्कूल नहीं है, बल्कि आज जो है स्कूल बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह साइलेंट है। फिर दूसरी चीज़ देखता है कि क्लास में जो है बड़े ओल्ड मैन बैठे हुए हैं, जो गांव के उनके डिस्ट्रिक्ट के अल्सास के जो लोग हैं, ओल्ड मेयर हैं, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हैं, बैठे हैं। तीसरी चीज़ वो नोटिस करता है फ्रेंच कि एम हेमल जो उनके टीचर है, फ्रेंच टीचर, वो बड़े ही जो है अपनी स्पेशल ड्रेस के अंदर आए हैं, जो कि जनरली प्राइज डे, एनुअल फंक्शन या कभी ऐसे ख़ास मौक़ों पर पहनते हैं। आज उस ड्रेस के अंदर आए हुए हैं और क्लास बड़ी, तो बड़ा ये तीनों चीज़ें जो है फ्रेंच को अजीब लगती है। बाद में से पता चलता है कि एक ऑर्डर आया है, जो भीड़ लगी हुई थी टाउन हॉल में के आगे जो है नोटिस बोर्ड के आगे, तो देखते हैं कि वहाँ से जर्मन से जो है एक ऑर्डर आया है जर्मनी से कि अब से इनको जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी फ्रांस के लोगों को, बल्कि इनको सॉरी जर्मन पढ़ाई जाएगी। इस तरह से जो है पूरा आपने देखा चल रहा था। एम हेमल जो है बड़े उदास हैं, वो कहते हैं कि आज आपका ये लास्ट लेसन है। फिर वो अपने पीछे को चीज़ों को जो है फिर उनको देखते हैं, उनको रीअप्रोच करते हैं, देखते हैं कि यस, हम लोग जो है, आप लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हो, इससे अच्छा है कि वो, आप चाहते हो कि वो काम पे चले जाए, मैं भी कई बार छुट्टी मार लेता हूँ। अगर फिर आगे चल के उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, अपनी भाषा के बारे में बताते हैं कि किस तरह से जो है एक जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, क्योंकि अपनी भाषा सबको अच्छी लगती है। तो उनका भी यही कहना है कि सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, सबसे सुंदर लैंग्वेज है। सारी भाषाएं लॉजिकल और सुंदर होती है, हमें अपनी भाषा से लगाव होता है, अटैचमेंट होता है। ऐसा ही कुछ फ्रेंच लोगों को अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को लेके है। तो एम एम एल इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज बताते हैं कि आपके पास जब तक आपकी भाषा है तो आपके लिए आज़ादी की चाबी है, आपकी टू प्रिजन। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से आंदोलन जो है, बहुत सारे रिवॉल्यूशंस जो है, बहुत सारे चेंजेस जो है, वो सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से होते हैं। अगर लैंग्वेज हमारे पास नहीं होगी तो हम अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ट्रू फैक्ट है ये। तो जितने भी बड़े रिवोल्यूशन, उनमें बहुत अच्छे लीडर्स हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी स्पीचेस दी हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं, लोगों को बुक्स लिखी हैं। तो लैंग्वेज चाहे रिटन फॉर्म में हो या वर्बल फॉर्म में हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर व्यक्ति के लिए। तो एम हेमल कहते हैं कि आपके लिए आज़ादी की चाबी है, इसको आपको गार्ड करना चाहिए, इसको आपको पढ़ना चाहिए, आपको इसको जो है इसकी केयर करनी चाहिए। और इस तरह से बातचीत चल रही थी, आपने सब तक देखा। हमने देखा था कि जो हमारे लेसन की थीम है वो क्या है, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म है, जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको ढंग से जो है पूरा आप इसको देख लें। तो लिंग्विस्टिक जो शोविनिज्म है वो थीम है। और अब आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। क्या वो लोग अब जर्मन नहीं, फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे, रिवोल्ट करेंगे, क्या करेंगे? लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। तो कल तक हमने पढ़ा था कि फ्रेंच, आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। तो अब आज जो है फ्रेंच बड़े ही, जो कि नरेटर है, एक स्कूल गोअर बच्चा है, कहानी सुना रहा है हमें। और प्रोटोगनिस्ट जो है वो आप जानते हैं एम हेमल है। एम हेमल जो है वो फ्रेंच टीचर है, जो कि बच्चों को फ्रेंच पढ़ाते हैं। पिछले 20 सालों से जो है वो जो है बच्चों को या लोगों को स्कूल्स में जो है फ्रेंच पढ़ा रहे हैं। तो ही इज़ द प्रोटोगनिस्ट। और फ्रेंच जो है आपने देखा, फ्रेंच जो है वो एक कहानी को नरेट करने वाला है, जो हमें कहानी बता रहा है। तो अब फ्रेंच इस तरह का बड़ा ही सीरियस माहौल है, क्योंकि इनको पता है कि कल जो है अब क्लास नहीं होगी, आज लास्ट लेसन है। दैट्स वाई हम लेसन का नाम जो है वो भी द लास्ट लेसन रखा गया है। आपका फर्स्ट लेसन है लेकिन लास्ट लेसन इसका नाम है। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती है। अब फ्रेंच भी बड़ा, इतने दिनों उसको कुछ कभी समझ नहीं आता है, लेकिन आज वो कहता है आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। बोला आज तो मुझे बड़ा जल्दी समझ आ रहा है। होता ना ऐसा,
मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया कि जब हमारे पास प्रेशर होता है एग्ज़ाम वाले दिन, हम बस में भी पढ़ते रहते हैं और बड़ा जल्दी समझ आता रहता है। तो फ्रेंड्स वो जो है बड़ा ताज्जुब सरप्राइज्ड है कि आज तो मुझे बड़ा जल्दी समझ आ रहा है। ऑल द ही सेड सीम सो ईजी आई थिंक टू दैट। और ऐसा लगता है कि जो एम जो कुछ पढ़ा रहे हैं ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है, बहुत जल्दी समझ आ रहा है। इस तरह की कंडीशन चल रही है। I had never listened so carefully, and I that he had never explained everything with so much patience. और कह रहे हैं कि आज तक जो है ना, I have never listened, मैंने आज तक कभी भी इतने ध्यान से जो है ना इसको नहीं सुना है, और never explained everything with so much patience. और he यानी कि हमारे जो सर हैं एम हेमल, उन्होंने भी जो है इतने बड़े पेशेंस के साथ, इतने सारे पेशेंस के साथ हमें नहीं समझाया। आज वो जो है बहुत पेशेंस के साथ पढ़ा रहे हैं हमें। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। और कहते हैं कि पुअर मैन अपने सर के लिए कह रहे हैं कि सर बेचारे, क्यों सर के साथ सिंपैथी है। आज माहौल पूरा पैट्रियोटिक और लैंग्वेज को लेकर बन गया है और सारी चीज़ें, तो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे हमारे सर एम हेमल जो कुछ जानते हैं आज सब कुछ दे देना चाहते हैं, आज सब कुछ पढ़ा देना चाहते हैं, क्योंकि कल फिर क्लास नहीं होगी। इट इज़ द लास्ट लेसन एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और ऐसा लगता है कि एम हेमल जो है सर सारी चीज़ें एक स्ट्रोक में, एक ही बार में जो है सर, एक स्ट्रोक एट वन स्ट्रोक यानी एक ही बार में, लगता है कि एक ही बार में आज ही की क्लास में जैसे कि पूरी फ्रेंच हमको पढ़ा देंगे। यस, आफ्टर द ग्रामर वी हैड लेसन्स इन राइटिंग। और फिर ग्रामर पढ़ी। ग्रामर के बाद में राइटिंग, जो आपका राइटिंग सेक्शन होता है ना जिसमें हम लिखना सीखते हैं चीज़ों को, लेटर्स, नोटिस, तो इस तरह। तो उसके बाद हमने राइटिंग पढ़ी। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस। और उस दिन एम हेमल जो है क्या लेके आए थे, हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, हमारे लिए नई नोटबुक्स लेके आए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस, और बहुत ही सुंदर जो है राउंड हैंड में उन पे लिखा था हैंड फ्रांस, अल्सेस फ्रांस, और उनमें जगह जगह उन्होंने क्या लिखा था, फ्रांस, राइट, राइट, जो इनका डिस्ट्रिक्ट है अल्सास, फ्रांस, अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल। और ऐसा लग रहा था कि हमारा झंडा, हमारा फ्लैग, जैसे हम लोग बहुत हैप्पी होते हैं ना, ट्राई कलर को हम लोग अनफल करते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे झंडे कोई अनफल कर रहा हो, कोई झंडे फहरा रहा हो। Everywhere in the school room hung from the rod at the top of our desks। और हर जगह जो ऐसा लग रहा था कि हमारे सब जगह से जो है ना झंडे, हमारे फ्रांस के झंडे जो है वो लोग लहरा रहे हो जैसे। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was। और सब अपने काम पे लगे हुए थे और बिल्कुल जो क्या था, क्वाइट था, सब कुछ शांत था। The only sound was the scratching of the pens over the paper। और ओनली साउंड, इतनी साइलेंस, हम कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, उससे भी ज़्यादा साइलेंस कह रहे हैं कि जैसे पेन जो चलता है ना आपका, तो उसकी जो आवाज़ आती है, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि पेन की जो है पेपर पे चलने की आवाज़ भी हमें सुनाई दे रही है। सब लोग इतने सीरियस हैं, इतने जो है उस सीखने को लेके, अपने लास्ट क्लास को लेके सब लोग बहुत ही इमोशनल है, बहुत सेंटिमेंटल है और बहुत सीरियस है, बिल्कुल चुप है, कोई आवाज़ नहीं है किसी तरह की। अदरवाइज तो आप बहुत आवाज़ करते हैं ना बच्चे, बार बार टीचर को बोलना पड़ता है कीप साइलेंस, चुप रहो, पे अटेंशन, लेकिन आज कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत है। यहाँ तक कि पेन भी अगर चल रहा है नोटबुक में, उसकी भी आवाज़ सुनाई दे रही है। Only some beetles flew in, right, but in nobody paid any attention। yes, और कुछ बीटल्स जो आते हैं क्लास के अंदर, वो आते हैं तो कोई ध्यान नहीं देता, वरना तो आप लोग तमाशा बना देते हो, क्लास में कोई आ जाता है, छिपकली आ गई, सर ये आ गया, और बड़ा मज़ा मिल जाता आपको एक फन करने का, मस्ती करने का। लेकिन आज बीटल्स आ रहे थे अंदर, लेकिन कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। टू देम नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। और ऐसा जो छोटा से छोटा बच्चा है ना, वो भी अपने कुछ कर रहे हैं ना, हम लोग करते हैं जिस तरह से ट्रेस कर रहे हो अपने कुछ ड्राइंग्स वगैरह को, ऐसा लग रहा कि वो भी शायद कोई फ्रेंच है, राइट, और बिल्कुल साइलेंस है। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। और छत के ऊपर जब आवाज आ रही थी तो जो कबूतर है वो बिल्कुल कूइंग कर रहे थे, यानी जो कबूतर करते हैं ना
आपके गुटरगु बिल्कुल हल्की साउंड में कूइंग कर रहे हैं, राइट। कूक कबूतर की साउंड को कहते हैं जो निकालते हैं, कूइंग कर रहे थे वेरी लो। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। और मेरे मन में मैंने सोचा अच्छा जर्मनी वाले अब क्या कबूतर को भी कहेंगे कि तुम लोग जर्मन में गुटरगु करो, क्या लोग उन पे भी अपना रूल इंपोज कर देंगे, उनको भी कहेंगे कि अब जर्मन में गुटरगु करना आपको या जर्मन बोलनी है। इट्स वेरी लाइक ये बहुत ही जो डीप मीनिंग है ना कि क्या सबको आप लोग अपनी भाषा बुलवाओगे, पिजन्स को भी। इट हैज ग्रेट मीनिंग और इट हैज ग्रेट थिंग दैट ये बहुत ही जो कहते हैं ना रीड बिटवीन लाइन्स, कुछ गहराई से इस कहने की बात है। तो क्या सब लोगों को अपनी चीज़ें अपनी जर्मन चीज़ें करवाएंगे, हम पे सारे रूल, यहाँ तक कि जानवरों को भी अपना जो है वो क्या अपना गुलाम बनाएंगे या अपने उनको कंकड़ बनाएंगे। दैट इज द थिंग यहाँ पे कही गई है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked like in that little school room. Whenever I looked up from my writing, और जब लिखते लिखते जो है ना मैं M. सर की तरफ देखता था तो क्या देखता था, M. sitting on motionless in his chair and gazing, टकटकी बांध के घूर के अपनी चेयर पे बैठे थे और बड़ा टकटके बांध के एक चीज को देखते थे, फिर दूसरी चीज को देखते थे, फिर तीसरी चीज को देखते थे, राइट। ऐसा लग रहा था एट वन थिंग देन एट अनदर, एज इफ मानो के, एज इफ का मतलब होता है मानो के वो सब कुछ सारी चीजें जो है ना एवरीथिंग लुक इन देयर अपने दिमाग में अपनी यादों में बसाना चाहते थे कि उनको लग रहा था, बल्कि ऐसा था ही कि आज लास्ट क्लास है, फिर ये जो कल जो है ये क्लास नहीं होगी, तो सब चीज़ों को अपने अंदर अपनी मेमोरीज के अंदर डालना चाह रहे थे। एज इफ मानो के, लुक लाइक इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस रूम के अंदर उस क्लास के अंदर सारी चीज़ों को जो है वो क्या करना थे अपनी मेमोरीज में लेना चाह रहे थे। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, बड़ी ग्रेट बात है फैंसी, राइट, कि पिछले फॉर 40 years 40 साल से जो क्या वो for 40 years he had been in there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him just like that। और वो जो बाहर वो गार्डन जो था उनका जो गार्डनिंग भी करते थे 40 साल से जो है एक जगह पे वो पढ़ा रहे थे, राइट। Only the desks and the benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller। और इन 40 सालों में क्या बदला, द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉन स्मूथ, वो घिस के पुरानी होके वॉन होके क्या होगी स्मूथ होगी। हमारा फर्नीचर होता है ना स्कूल काफ़ी पुराना होता है तो अपने हाथ से टचिंग से बिल्कुल धीरे धीरे स्मूथ होता जाता है, तो बिल्कुल स्मूथ हो गया था। और जो वॉलनट ट्री है वो थोड़ा सा क्या हो गया था, लंबा हो गया था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडो टू द रूफ। और जो बेल थी उन्होंने, राइट, कौन सी, होप वाइन, वाइन कहते हैं बेल को, एक तो आपका प्लांट ट्री एक बेल होती है ना, आप जानते हैं अच्छे से, तो कहते हैं वो होप वाइन जिन्होंने खुद ने उन्होंने लगाई थी, क्या हुआ, ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, ट्विन होते हुए थे विंडो से होते होते छत तक पहुंच गई थी। ये कुछ चेंजेस बता रहे हैं कि 40 साल में ये कुछ चीजें बदली, बाकी सब कुछ वैसा ही था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks। और कह रहे कितना बुरा लगा होगा, उनका दिल बिल्कुल टूट गया होगा कि उनको अपनी जगह छोड़ के जानी है। To hear his sister moving about in the room above packing their trunks। ट्रंक्स आपका सूटकेस की तरह होता है ना जिसमें लोहे का या लकड़ी का, तो कहते अपने ट्रंक के अंदर जो है वो अपना सामान डाल रही थी। For they must have the country, for they must leave the country next day, क्योंकि अगले ही दिन जो है क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं वो लोग, वो कंट्री को छोड़ के, अल्सास को छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा उनको उन पे इम्पोज किया गया था और उनको पढ़ाने के लिए, जो फ्रेंच पढ़ाने के लिए मना किया गया था। तो अब वो जा रहे हैं छोड़ के, तो पुअर मैन, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत थी, आज इतना साहस था कि वो अपनी पढ़ाई को, अपने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है उसको कंटिन्यू कर रहे थे। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वी हैड लेसन इन हिस्ट्री। हमने पहले ग्रामर पढ़ी, फ्रेंच बता रहा है, फिर उसके बाद राइटिंग पढ़ी, राइटिंग सेक्शन किया, उसके बाद हिस्ट्री, एंड देन द बेबी चेंटेड देयर बा बे बी बू, राइट, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम।
old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letter with them. और छोटे बच्चे जो है अपनी जो बा बी राइट बा बे बी जो पढ़ रहे थे, मात्राएं जिसे हम पढ़ते हैं हिंदी में कै का की, उस तरह वो लोग अपनी लैंग्वेज पढ़ रहे थे. और ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग द प्राइमर इन बोथ हैंड्स. और ओल्ड हॉसर जो थे, ओल्ड बूढ़े, वो अपने प्राइमर को, जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, उन बुक्स को प्राइमर कहते हैं, तो अपनी प्राइमरी क्लास के या प्राइमर छोटे, तो अपनी प्राइमर को जो है पढ़ रहे थे. एंड स्पेल द लेटर विद देम. और उन छोटे बच्चों के साथ वो भी स्पेल कर रहे थे, वो भी पढ़ रहे थे, वो भी प्रोनाउंस कर रहे थे. राइट. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड. राइट. आप देख सकते हो कि क्या था, वो भी रो रहे थे, उनकी आवाज़ कांप रही थी. जब हम लोग बहुत दुखी होते हैं राइट या रो रहे होते हैं तो ट्रेम्बलिंग, उनकी आवाज़ जो थी वो कांप रही थी विद इमोशंस. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई. और बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, हम उनको हंसे कि इतना बूढ़ा आदमी इस तरह से बच्चों के साथ स्पेल कर रहे हैं या रोएं. बड़ी कंडीशन जो थी इमोशनल थी. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन. बिल्कुल कितने अच्छे से मैंने इसको जो है लास्ट लेसन को रिमेंबर किया है. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. और तभी चर्च की जो घड़ी होती है राइट, उसमें 12 बज चुके थे. देन द एंजल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल. और तभी उसी पल जो है 12 बज राइट, चर्च स्ट्रक 12. और जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो अपनी ड्रिलिंग से लौट रहे थे. ट्रम्पेट, दो आपका जो अपने जो ट्रम्पेट बजाने के बाजे होते हैं, तो ट्रम्पेट के साथ वो साउंडेड अंडर आवर विंडोज. और हमारी विंडोज के पास से जा रहे थे. एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. और अब एम हेमल जो खड़े हो जाते हैं, और उनका चेहरा दुख की वजह से बहुत ही पीला है, पड़ रहा है, पेल हो रहा है. राइट. इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. देखिए बड़ी वही बात मैं कह रहा था, रीड बिटवीन लाइन्स, शब्दों के अंदर क्या है वो देखिए. तो कह रहे हैं कि आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. ऐसा, और मुझे आज इतने लंबे लगे, इतने टॉल लगे जितने कभी नहीं लगे. अब ऐसा नहीं कि एम हेमल की एकदम से हाइट बढ़ गई हो या कुछ हो गया, नहीं, बल्कि जो रेस्पेक्ट था फ्रेंड्स का आज उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. दैट्स वाई उनको बहुत ही टॉल लगे, यानी बहुत ही हाई फिगर लगे. ये उनका ये फ्रेंड्स का रेस्पेक्ट था अपने टीचर एम हेमल के लिए, जो बेचारे आज जा रहे हैं छोड़ के, पिछले 40 साल से यहीं थे और अब छोड़ के जा रहे हैं. तो कहा कि आज मुझे बहुत टॉल लगे. फ्रेंच बता रहा है अपनी. राइट. माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन. तो एम हेमल ने कहा, मेरे दोस्तों, माई फ्रेंड्स, बट आई, अभी वो आई बोलने लगे थे लेकिन उनसे बोला नहीं जा रहा था. ही कुड नॉट, बट समथिंग चॉक्ड हिम. चॉक यानी आपका गला रूंध जाता है, तो बोले कुछ कोई बात ऐसी थी, वही बात थी कि उनका गला रूंध गया और वो बोल भी नहीं पा रहे थे. राइट. ही कुड नॉट गो ऑन, और अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा सकते. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक ए पीस ऑफ चॉक एंड bearing on with all his might he wrote as large as he could. और तब फिर कुछ उनसे बोला नहीं गया, तो बिल्कुल जो है पीछे मुड़ जाते हैं और बड़ा बड़ा उन्होंने लिखा, as large as he could. जितना बड़ा वो बोर्ड पे लिख सकते थे उन्होंने चौक के पीछे लिखा, विवे ला फ्रांस. यानी कि इसका मतलब होता है राइट, लॉन्ग लिव. ये फ्रेंच वर्ड है आपका, और इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस. लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी इसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद. हम लोग जब अपनी पेट्रियोटिक फीलिंग भारत राइट जिंदाबाद बोलते हैं ना, तो इसी तरह वो इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद. और उन्होंने बड़े बड़े लेटर में अपने बोर्ड पे सिर्फ यही लिखा, विवे ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस हमेशा रहे. देन ही स्टूप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. और फिर वो झुक गए और अपना सर दीवार पे लगा दिया. एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड जेस्चर्स टू अस विद हिज हैंड. और बिना कुछ बोले हुए, इतने इमोशनल हो रहे थे कि बोला भी नहीं जा रहा था, सिर्फ अपने जेस्चर से उन्होंने कहा, क्या कहा, स्कूल इज डिसमस्ड, मे गो यू. यानी क्लास इज ओवर, स्कूल इज डिसमिस्ड, क्लास इज डिसमिस्ड, अब आप लोग जा सकते हो. यू मे गो नाउ.
राइट, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द लेसन। ये देखा आपने, ये आपका लेसन था जो बहुत ही इमोशनल लेसन था। और थोड़ा सा हम जाने तो ये लेसन बताता है आपको लिंग्विस्टिक शोविनिज्म के बारे में, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बता रखा है। किस तरह से एक जब कोई देश जीतता है तो कैसे जो है एक दूसरे के ऊपर अपने रूल को इम्पोज करता है, राइट, लादता है उनके ऊपर। और यहाँ पे बड़ी ही सेंटिमेंटल फीलिंग्स है अपनी मदर टंग के साथ, अपनी लैंग्वेज के साथ, राइट। इस लेसन का जो मेन थीम है दैट इज़ द लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। ये जो आपकी थीम जो है वो अगर हम बात करें तो इट इज़ लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, है ना। तो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म जो है वो थीम है। और यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि लैंग्वेज हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। जब तक हमारे पास अपनी लैंग्वेज है तो हम लोग इससे जो है कुछ भी कर सकते हैं। गुलामी से हम लोग आज़ादी में आ सकते हैं, दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं और सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म के बारे में इसमें बताया गया है। दूसरी बात इसमें बताई गई इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, कि भाषा का कितना इम्पोर्टेंस होता है हमारे लिए। तीसरी जो बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि हमारे पास हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ की टू प्रिजन। ये हमें किसी भी बुरी परिस्थिति में से कहीं से भी हमें निकाल सकती है। तो हमारे लिए लैंग्वेज को, अपनी लैंग्वेज को गार्ड करना, अपनी लैंग्वेज को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंस जो है इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई है। तो दिस इज़ द थीम, राइट, दिस इज़ द लेसन। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है लेसन के बारे में क्वेश्चन आंसर्स और इसकी समरी को जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। टिल देन हैव फन बट स्टडी।